हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन बात करते हैं। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर का पार्ट लेके आ रहे हैं आपके रोजगार विद निपुण चैनल पे। आज 21 जनवरी 2023 की हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे। आप लोगों को बताया गया है जैसे कि चैनल के माध्यम से कि आपको सुबह 6 AM अर्ली मॉर्निंग आपको चैनल के माध्यम से करंट अफेयर प्रोवाइड कर दें। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आप लोग सुबह सुबह आप लोगों को डेली की जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ है उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बनने वाला है। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि आज 21 जनवरी है और 21 जनवरी को क्या हुआ था, किस तरीके से कैसे हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। 21 जनवरी को बहुत सारी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप लोगों को सबसे अच्छी खास बात क्या निकल के आ रही है आप लोगों ने, जैसे हमारे इंडिया में आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। तो जो हमारे 3 स्टेट हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये 3 स्टेट जो हैं, जो आपको डायग्राम के माध्यम से भी दिखाई दे रहे हैं कि डायग्राम में सर्कल करे हुए, एक ये है और एक ये और एक ये, ठीक है। तो जो तीनों हमारे त्रिपुरा और मेघालय जो हमारा बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो उन तीनों स्टेट के बारे में आज क्या न्यूज निकल के आई है उसके बारे में बात करेंगे। 21 जनवरी को ही 1972 में तीनों स्टेटों का फॉर्मेशन हुआ था। यानी कि 21 जनवरी 1972 को ये स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों ही स्टेट एक फॉर्मेशन के रूप में तैयार हुए थे। और अगर ये बात करें कि ये स्टेट कौन से एक्ट के तहत बने हैं, तो 1971, यानी कि ये समझें 1971 में एक्ट हुआ, एक्ट आया और वो 1972 में पास हुआ। तो आज ही के दिन हमारे 3 स्टेट यानी कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर बने। आप लोगों को सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की राजधानी क्या है, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि तीनों की राजधानी क्या है। एक त्रिपुरा जो राज्य है, त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। खास बात यह है, अगर त्रिपुरा के बारे में बच्चा, तो त्रिपुरा की सबसे अच्छी खास बात यह है कि त्रिपुरा 3 तरफ से किस चीज से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा ही बांग्लादेश से लगा हुआ, मेघालय लगा हुआ, मणिपुर आपका नहीं लगा हुआ। मणिपुर आपका किससे लगा हुआ है, वो म्यांमार से लगा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा करंट का क्या बनने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है हमारी स्लाइड के माध्यम से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बात करें। आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत जो है वो 4थे नंबर पे आ गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत 4थे नंबर पे है। तो वही रिपोर्ट है जो रिपोर्ट ग्लोबल, अभी क्या होता है ग्लोबल फायर इंडेक्स के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें ये देखना है कि इसमें है क्या। चलिए उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको अभी बताया कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें 4थे नंबर पे हमारा पावरफुल आर्मी जो बनी है वो कौन है, इंडिया है। तो इंडिया यानी पावरफुल 4थे नंबर की पावरफुल आर्मी है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया। तो बहुत ही अच्छी प्रगति पर है। अगर हम भारत के बारे में बात करें, इंडिया के बारे में, तो काफ़ी अच्छे से हम परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। और जो ये रिपोर्ट है 145 देशों की रिपोर्ट है, यानी 145 देशों की रिपोर्ट में भारत 4थे नंबर पे है, ठीक। तो भारत 145 टोटल कंट्री थी इस रैंकिंग में, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में, और जिसमें भारत कौन से नंबर पे है, 4थे नंबर पे। पहले नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना, यानी कि चाइना अभी भी हमसे ऊपर है इस चीज में भी। उसकी आर्मी की मतलब वो पावरफुल है, और उससे भी ऊपर रशिया की है, और उससे भी ऊपर यूनाइटेड। तो पहले नंबर पे यूनाइटेड की है, आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर पे यूनाइटेड है, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे इंडिया। जापान जो है, जापान 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे जापान है। और अगर
जापान जब 5वें नंबर पे, तो आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान 10वें नंबर पे आया, पाकिस्तान 10वें नंबर पे, ठीक है। तो 5वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे हम लोग आए हुए हैं, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे जापान है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं अगला क्वेश्चन क्या बने, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये ग्लोबल जो आपकी फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट है, इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि ये है क्या, कितने, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो रैंक है, ये कंट्री के बेसिस पे बनाई जाती है। ट्रॉप स्टैंड, उनकी क्या ताकत है, नेशनल उसके सोर्सेज क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है, और लॉजिस्टिक एंड ज्योग्राफी स्केल उसका क्या है। यानी लॉजिस्टिक और ज्योग्राफी लेवल पे वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेट क्या है, और नेशनल रिसोर्स क्या है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आई है उसमें अगर मैं बात करूं, भारत तो 6 नंबर पे है, तीसरे नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे रशिया है, पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, और 5वें नंबर पे जापान है, और आपका 10वें नंबर पे पाकिस्तान है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर हम एक आज थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे इस विषय पे, जो रिपोर्ट निकल के आई थी, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट आई है 2022 की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या है। एजुकेशन शिक्षा को देखते हैं कि एजुकेशन शिक्षा में क्या हो। अगर मैं बात करूं नामांकन आंकड़े, नामांकन आंकड़े मतलब रजिस्ट्रेशन जो हुए 2018 में रजिस्ट्रेशन 97.2 थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन को लेके 2018 में 97.2% था, और 2022 में यानी कि 98.4%, यानी कि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ। यानी कि रजिस्ट्रेशन का काम 2018 से 2022 के बीच में अगर बात करूं, 4 साल में, कोविड के बीच में, कोविड के टाइम में 2 साल तक बढ़ा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बात करूं अंगणित कौशल पर, अंगणित कौशल क्या है, अंगणित कौशल यानी कि कितनी किसकी क्षमता है, कौन मैथ में कितना वीक है, कितना, उसके बारे में बात करेंगे। 2018 में अगर मैं बात करूंगी तो ये 28.2% था, जो 2022 में घट के 25.9, यानी कि ये कह सकते हैं आप लोग, प्लस ये रिपोर्ट में आया है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, इन चीजों में 3rd 4th 5th 7th के बच्चे जो पहले 28.2% क्वेश्चन कर पा रहे थे, वो अब 25.9, यानी कि ये देख सकते हैं कि एजुकेशन का स्तर गिर गया। आप लोगों को देखना कि एजुकेशन का स्तर जो है वो क्या हो गया, वो गिर गया है, एजुकेशन का स्तर गिर गया। अब एजुकेशन का स्तर आप लोग इस तरीके से देखो कि एडमिशन तो बढ़ गए, लेकिन एजुकेशन का स्तर क्या, एडमिशन बढ़ गए लेकिन एजुकेशन का स्तर माइनस हो गया। इसी तरीके से अगर साक्षरता स्तर के बारे में बात करूं, वो भी आपकी 2018 में 27.3% थी, और 2022 में वो भी आपकी क्या हो गई, घट गई। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आज के टाइम में एक शिक्षा को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, या हम लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, एक उनका IQ लेवल उस लेवल का नहीं बन पा रहा जो पहले। तो ये कह सकते हैं कि कोविड में जो हम लोगों ने अपना समय हमारा बेकार हुआ इस तरीके, या एजुकेशन शिक्षा जो लोगों की अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, स्कूल और कॉलेज बंद रहे, उस चीज को अगर सही तरीके से भी हम फिनिश करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, यानी कि बच्चों का IQ लेवल बनाने में अभी टाइम लग जाएगा। उस लेवल से, जिस साल से हमने 2 साल पीछे जाने से हम हर चीज में पीछे, एक कहते हैं ना कि तरीके से जो चीज हमारी 1 साल में मतलब खत्म हो चुकी है, उसी चीज को बनाने के लिए हमें 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा आप लोगों को सामने दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट क्या है, एक ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो हुई है उसकी आयोजन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो आपको टूरिज्म टूर होते हैं इस तरीके, वो पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट होगी, और वो कब होगी, 10 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल 2023 कहाँ होगी, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। तो ये बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्लोबल
टूरिज्म इन्वेस्टर समिट जो होगी वो आपकी होगी 10 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल के बीच चलेगी। और कहाँ चलेगी आपकी, वो होगी प्रगति मैदान। प्रगति मैदान कहाँ है आपका, नई दिल्ली में। चलिए इसमें हमारा एम क्या है, एम के बारे में अगर मैं बात करूँ कि एम भी तो होगा क्या, तो इसके अगर मैं एम के बारे में बात करूँ तो इसका एम क्या है। एम जो है टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल पॉलिसी मेकर एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर टूरिज्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो यानी कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर हैं, बिजनेस लीडर हैं, उनको समझना चाहिए, समझाया जाएगा कि एक्सप्लोर टूरिज्म बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है, भारत में कितनी अपॉर्चुनिटी हैं, यानी कि टूरिज्म को लेकर भी कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आप लोगों को मोटा मोटा ये याद रखना है। मोटा मोटा आप लोग ये याद रखेंगे कि फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर जो सबमिट हुई है वो अनाउंस हुई है कि कहाँ कब होगी, पहली बार होगी 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2023 को प्रगति मैदान और नई दिल्ली में होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी और बात करूं, इन दिस रिगार्ड टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज अ रोड शो फॉर द नॉर्थन रीजन चंडीगढ़। यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है ये रोड शो नॉर्थन रीजन चंडीगढ़। चलिए फोकस हमारा क्या रहेगा, फोकस हम लोगों के फोकस के बारे में अगर मैं बात करूं कि फोकस हमारा क्या है, तो फोकस के बारे में बात करता हूं। फोकस हमारा जो रहेगा, फोकस प्रमोटिंग इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। यानी कि फोकस हमारा ये रहेगा प्रमोट करना इंडिया में, इन्वेस्टमेंट होगा ट्रैवल पे, टूरिज्म पे एंड हॉस्पिटलिटी पे, इन चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बात करूं, अगला क्वेश्चन हम लोगों को लिखा बनने वाला है। अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि भारत मिस्र संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, भारत मिस्र संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन होगा और उसके बाद भारत और मिस्र के बीच। तो पहली बात अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट होगा, किस किस के बीच होगा, भारत और मिस्र के बीच होगा। किसके बीच होगा, भारत और मिस्र के बीच। कब होगा, 14 जनवरी से शुरू हो गया है और कब तक चलेगा, 28 जनवरी तक, यानी 14 दिन तक चलेगा। 14 दिन तक भारत और मिस्र के बीच 14 दिन तक, 14 जनवरी से शुरू होगा 28 जनवरी तक 14 दिन तक प्रशिक्षण चलेगा। और पहला प्रशिक्षण है साइक्लोन बोला जाएगा जिसे, जो कहाँ हो रहा है, वो जैसलमेर में हो रहा है, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जगह पड़ती है जैसलमेर, वहां होगा। भारत और मिस्र देशों की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है ये, यानी कि दोनों देश की सेना। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ये वहीं की फोटो है जो कल आपको हाल फिलहाल में दिखाई दी है, जो कल मिली है हम लोगों को। तो भारत और मिस्र देश दोनों की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है और भारत और मिस्र के बीच इससे राजनयिक यानी कि राजनीतिक संबंध क्या होंगे, राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम समझे कि इस चीज में हो क्या रहा है, हो या होगा क्या, इस चीज से ये होगा कि देखो दोनों होता क्यों है, प्रशिक्षण अभ्यास दोनों के बीच होता क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो होता इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपको समझने वाली एक चीज है कि दो देश हैं, उन दोनों देशों को एक दूसरे से क्या होगा कि ये इन्हें और ये इन्हें, जो एक दूसरे को ट्रिक टेक्निक जो भी एक दूसरे को अच्छी चीजें आती हैं, एक दूसरे को समझाएंगे, अभ्यास करेंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे। और जब ये काम करेंगे तो उन दोनों देशों के बीच आपस में क्या होगा, संबंध अच्छा होगा। और एक ऐसे समझे हम लोग कि हम ऐसे नहीं कि प्रशिक्षण हम भारत पाकिस्तान से कर लेगा, हुए तो एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन जो अभ्यास होते हैं, अभ्यास उनके साथ रखे जाते हैं जिनसे हमारे राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, उन्हीं के साथ होते हैं। तो आप लोगों को मोटा मोटा याद रखना है, अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट नाम है, भारत और मिस्र के बीच शुरू हुआ है 14 जनवरी से 28 जनवरी तक, यानी 14 दिन चलेगा। जैसलमेर राजस्थान में शुरू हो गया। भारत और मिस्र के बीच पहली संयुक्त सेनाओं के बीच पहला अभ्यास है और भारत और मिस्र के बीच इससे क्या होंगे, राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे। चलिए अगर देरी ना करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोगों को आप लोगों को हम एक क्विक पार्ट के रूप में दिया करेंगे रिविजन डेली, एक हेडलाइन के रूप में दिया करेंगे जल्दी जल्दी के रूप में, इस आपका पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा सारा। तो क्विक रिवीजन होगा हेडलाइन के, उनके बारे में बात। पहला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक अगर पूछे कि थीम क्या है तो आप लोगों को बतानी है कॉर्पोरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो अगर पूछा जाए विश्व आर्थिक
फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? तो कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये विश्व आर्थिक फोरम है, दावोस स्विट्जरलैंड में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री क्लाउस स्केव द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। इस वर्ष विश्व आर्थिक फोरम की थीम याद रखनी है आपको थीम कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यह आपकी थीम है। ठीक है, ये आपकी है थीम। तो पहली थीम आप लोगों को मैंने बता दी। अगर पूछा जाए तो विश्व आर्थिक फोरम 2023 की थीम हो गई कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट शिरकत से रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने की है, आप लोगों को याद रखना। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शिरकत से रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक नया अध्ययन जारी किया है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास एक देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के केवल 3% का हिस्सा है। यानी कि समझने वाली आप लोगों को बात यह है कि मैं जो बताऊं इसमें हुआ क्या है, मोटा मोटा में समझने वाली चीज बात करेंगे कि समझ लोग को रटना नहीं है, हमें करंट को रटना नहीं है, हमें समझने के लिए। सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखना, कौन सी संस्था है जिसने सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट शिरकत रिपोर्ट जारी करी है? तो वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने कही है, पहली बात तो। दूसरी चीज, इस रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत में सबसे अमीर जो है 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। यानी कि जो देश में सबसे अमीर हैं 1% लोग, उनके पास दुनिया की कुल संपत्ति का 40% देश की, और आबादी से नीचे वाले हिस्से के पास केवल 3% हिस्सा है। तो ये समझे 1% लोगों पर जो सबसे अमीर है उनके पास 40% है और उससे नीचे वालों पर ओनली 3% है। चलिए अगले देरी ना करते हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला, किस तरीके का क्या क्वेश्चन है। तो चलिए पहले अगले क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को जो क्विक रीजन के रूप में मिल रहा है उसमें क्या है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश है, कि पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल, आप लोगों को बस ये याद रखना है, साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया वो तेलंगाना में। तो वो कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है? तो तेलंगाना राज्य है। और तेलंगाना के बारे में अगर मैं बात करूँ, तेलंगाना 29वां राज्य बना था, 29वां, और कब बना था? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। और 2 जून 2014 को ये किससे अलग हुआ था? तो अगर बात ये करें कि 2 जून 2014 को ये किससे अलग हुआ था, तो याद रखना तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में और 29वां राज्य बना था। चलिए अब मैं अगर इस क्वेश्चन की और बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को याद रखना है कि साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किसने किया, कौन सी पुलिस ने किया? वो तेलंगाना की। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल की शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? टारगेट भी तो होगा, तो टारगेट क्या है? युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदाय को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित है। यानी कि ये समझे कि आजकल लोगों को ज्ञान नहीं है, अपने अपराध अपने से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं पता, तो उनके लिए एक लॉन्च कराया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन जिसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में रहा FPGA किस उद्योग से जुड़ा है? FPGA तो ये इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ, फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड एरे, FPGA की फुल फॉर्म है। ये प्रोग्रामेबल चिप्स है
जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ASIC की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। तो ये एक FPGA चिप है जो आपका एप्लीकेशन के की तुलना में बहुत ही क्या है, सस्ती है। और FPGA एक व्यापक रूप से उद्योगों के रूप में एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में उपयोग की जाती है, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार में जो शामिल होते हैं उन्हीं में यूज की जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है FPGA जो एक है ये किसकी तुलना में, तो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ संबंध है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंध जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च करा, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आप लोगों के लिए, आप लोगों का, सभी बच्चों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने वीडियो देखी। आप लोगों को डेली अर्ली मॉर्निंग 6 AM सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर मिलना का शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, सभी बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठा करें, थोड़ा योगा किया करें, और योगा करने से और मेडिटेशन करने से हमें एक सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि हमारा माइंड जो होता है बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। आप डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर योगा और मेडिटेशन करेंगे 15-20 मिनट, तो आपको एक अच्छा ही, आपका दिमाग एक अच्छा ही तरीके से विकसित होगा। दूसरी चीज़, आप लोगों को डेली एक ये समझा है, मैं आपको GS के बारे में बता दूं। GS में जैसा कि आप लोग जानते हैं, GS में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, साइंस, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट के अलावा एक आपका करंट का पार्ट आता है। तो आप लोगों को याद रखना कि अगर सपोज करो किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आंकड़े देख लेना निकाल के कि लगभग 15 क्वेश्चन इनसे मिलेंगे और 10 क्वेश्चन करंट से मिलेंगे। तो हमें करंट अफेयर पढ़ने की जरूरी क्यों है? क्योंकि इन 5-6 सब्जेक्ट से तो हमारे ओनली 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि एक किसी से 2 मिल गए, किसी से 1 मिल गया, किसी से 3 मिल गया। और करंट अफेयर एक अकेला ऐसा पार्ट है जिससे 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आप लोगों को करंट अफेयर पर डेली ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को, आपके रोजगार विद चैनल को अपना आप लोगों का अपना चैनल है, तो इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।